हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरॉन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसका हम फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर हमारा टॉपिक का नाम है ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट यहाँ पर ईटीएस यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और दूसरा यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहां पर हमारे दो टॉपिक को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर ईटीएस को हम देखेंगे। ईटीएस को देखने से पहले हमने अगले वाले लेक्चर वीडियो के अंदर क्रेब्स साइकिल देखा था। क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा पायरुविक एसिड का टोटल ब्रेकडाउन होगा और उसमें से बहुत सारी चीजें बनेगी, बहुत सारी प्रोडक्ट मिलेंगी, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे। फर्स्टली यहाँ पर हमने देखा था हमारा कोई एक सेल है, जैसे कि यहाँ पर अब मान लो कोई एक सेल है और सेल के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे कि ये हमारा सेल है और सेल के अंदर हमारा बड़ा वाला ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस तरीके से ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो लेयर रहेंगे, ये हमारा आउटर लेयर और दूसरा इनर लेयर। इनर लेयर को यहाँ पर हम ब्लू पेन से दिखाते हैं। तो ये इनर लेयर ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग में प्रेजेंट रहेगा। इनर लेयर बहुत सारे फोल्डिंग्स में रहेगा, ऐसे बहुत सारे ये फोल्डिंग्स में रहता है। इस तरीके से ये बहुत सारे फोल्डिंग्स में हमारा इनर लेयर रहता है। ये हमारा आउटर लेयर है, आउटर लेयर। ये हमारा इनर लेयर, ये हमारा इनर लेयर है या इनर मेम्ब्रेन है। इसको इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब यहाँ पर दोनों जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में हमारा स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। और इंटर जो हमारा ये इनर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच हमारा स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलेंगे। और इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, जहां पर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यहाँ पर दो प्रोसेस होती है। एक हमारा लिंक रिएक्शन होगा, एक हमारा लिंक रिएक्शन होगा, और दूसरा यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, जिसको हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। ये किस तरीके से होता है इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमारा ये सेल है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और ग्लाइकोलिसिस होके इस ब्रेकडाउन को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस होके दो पायरुविक एसिड मिलेंगे, दो पायरुविक एसिड हमको मिले थे। अब ये दोनों पायरुविक एसिड, इसके साथ साथ हमको दो और चीजें मिल रही थी। एक NADH2 मिलेंगे, NADH2 मिलेंगे, और दूसरा दो मॉलिक्यूल, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हमारे NADH2 के मिलेंगे और दो मॉलिक्यूल हमको ATP के मिलेंगे, दो ATP के मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड चला जाएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन को पार करके, दोनों मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके ये चला जाएगा हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ये इंटर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारा पायरुविक एसिड आ जाएगा। तो ये पायरुविक एसिड आ गया, पायरुविक एसिड आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां पर आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर फर्स्ट इसका लिंक रिएक्शन होगा, लिंक रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में। फर्स्ट इसका लिंक रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट होगा, ये फर्स्ट वाला रिएक्शन जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलेंगे, और ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम एमए, एसिटाइल कोएंजाइम एमए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। जब हमारा लिंक रिएक्शन होता है तो हमने देखा था लिंक रिएक्शन के दौरान हमको दो चीजें मिलती हैं। लिंक रिएक्शन के दौरान हमको एक CO2 मिलता है और दूसरा NADH2। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा था, तो यहाँ पर NADH2 मिलते हैं,
NADH2 मिलते हैं। अगर यहाँ पर दोनों पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल आ गए, ये हमारा पायरुविक एसिड का जब एसिटाइल एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है एक मॉलिक्यूल, तो हमारा एक NADH2 मिलता है और एक CO2 मिलता है। बट अगर दो पायरुविक एसिड आ जाएंगे तो यहाँ पर दो CO2 मिलेंगे, दो NADH2 मिलेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए रहेगा, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर? तो क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये हमारा, इसको हम रेड पेन से दिखाते हैं, ये हमारा क्रेब्स साइकिल है। अब क्रेब्स साइकिल के दौरान बहुत सारी चीजें मिलेगी, जिसमें हम एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो इसमें से एक मॉलिक्यूल अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए का ब्रेकडाउन होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो यहाँ पर दो CO2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसके साथ हमको तीन यहाँ पर NADH2 मिलेंगे, या NADH प्लस H प्लस भी आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पर एक हमको मिलेगा FADH2, एक हमको मिलेगा FADH2 मिलेगा, एक मॉलिक्यूल हमारा FADH2 का मिलेगा। और इसके साथ यहाँ पर हमको एक ATP भी यहाँ पर मिल रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ये हमारा जो क्रेब्स साइकिल है इसका प्रोडक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हमने देखा था हमारे एक क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने मिलते हैं NADH2, तो 3 NADH2 मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है, एक ATP मिलता है, दो CO2 मिलते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट रहेगी। अगर यहाँ पर दो पायरुविक एसिड जब दो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तब हमारा ये जो पूरा क्रेब्स साइकिल है ये 2 बार घूमेगा, और 2 बार घूमेगा तो यहाँ पर टोटल 4 CO2 मिलेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम रहेंगे तो यहाँ पर हमको 4 CO2 मिलेंगे, 6 हमारे NADH2 मिलेंगे, और 2 हमारे FADH2 मिलेंगे, और यहाँ पर 2 हमारे ATP मिलेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट था। अब यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस के अंदर देखें तो हमारा जो रेस्पिरेशन हमने आगे देखा था, हमारा ये ग्लूकोज का लास्ट में हमारा ये CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि इसका टोटल ब्रेकडाउन होता है। और इसके दौरान हमने देखे थी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है? यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। पहले तो हमने देखा यहाँ पर हमारा जो एनर्जी का करेंसी रहता है ये ATP रहता है। तो यहाँ पर टोटल हमारे दो हमारे ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो 2 हमारे ATP यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में मिलते हैं, और इसके बाद 2 हमारे ATP मिलेंगे यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के दौरान। एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का रहेगा तो एक ATP मिलेंगे, अगर 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 ATP मिलेंगे, तो हमारे टोटल 4 ATP जनरेट होते हैं। यहाँ पर ये हमारे पूरा रेस्पिरेशन के दौरान अभी तक टोटल हमको 4 ATP मिले हैं। मिले हैं। तो यहाँ पर हमने आगे बात किया था कि हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा। आगे हमने कहीं इसको बोला है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, इसका टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो आगे हमने कहीं पर इसको बात की है, 36 ATP मिलेंगे, 36 ATP इसमें से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे ओनली 4 ATP निकल रहे हैं, बाकी के ATP कहाँ पर है? तो बाकी के ATP यहाँ पर हमको ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके वहां से हमको ATP बनाने हैं। और ये ATP बनेंगे किससे? तो यहाँ पर हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल रहेंगे जिसको हम बोलेंगे NADH2 और FADH2। यहाँ पर टोटल हमारे ये टोटल प्रोसेस के दौरान हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 10 NADH2 मिलेंगे। टोटल ये पूरा प्रोसेस होगा तो 10 NADH2 मिलेंगे। ये कैलकुलेशन आपको पता होगा। यहाँ पर 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस के दौरान, 2 हमारे लिंक रिएक्शन के दौरान, और 6 हमारे क्रेब्स साइकिल के दौरान। तो इस तरीके से 2 और 2 4 और 6 10 NADH2 10 हमारे NADH2 मिल गए, और यहाँ पर 2 हमारे FADH2 मिलेंगे, 2 FADH2 मिलेंगे। तो ये हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये हमारे एनर्जी के, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, एनर्जी के चेक हैं। किसके चेक हैं? ये एनर्जी के चेक हैं, एनर्जी के चेक हैं। इसमें से एनर्जी हम आगे निकालेंगे। अब ये एनर्जी निकालने के लिए इसको जाना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस ये हमारे NADH2 और FADH2 बनते कहां पर है? तो बनते हैं हमारे क्रेब्स साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये हमारे बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनेंगे। बट ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में से
ये जाएंगे हमारे इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन आगे एनर्जी को रिलीज करते करते हुए जाएंगे हमारे ईटीएस के अंदर। ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहां पर पाया जाता है? इसका लोकेशन होता है, ईटीएस का लोकेशन होता है, इसका लोकेशन होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन भी हम इसको लिख सकते हैं, आप माइटोकॉन्ड्रिया समझ लेना है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसके अंदर हमारा ये एटीएस का लोकेशन होता है। यहाँ पर हमारे जो NADH2 और FADH2 इसके अंदर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। वैसे सारे जो मॉलिक्यूल रहेंगे, सारे एटम रहेंगे, इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये एनर्जी कैरी करके आगे हमारा ईटीएस के अंदर एंटर होगा। इसका ईटीएस का लोकेशन क्या रहेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारा ईटीएस होगा तो इसमें हमारे 4 टाइप के कैरियर प्रोटीन रहेंगे। यहाँ पर 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे, 4 टाइप के, यहाँ पर 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स 4 बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 बोलेंगे। इस तरीके से हमारे 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं कहां पर? तो हमारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। ये समझ लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 रेड कलर से हमने लिखा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 और ग्रीन पेन से दिखाता हूँ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 को हम दिखाएंगे ब्लू पेन से, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 4। इस तरीके से ये हमारे 4 टाइप के हमारा जो इनर मेम्ब्रेन रहता है, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल रहेंगे। ये हमारे जो 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये हमारे एक टाइप के कैरियर प्रोटीन रहेंगे, एक टाइप के प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल रहेंगे, इनर मेम्ब्रेन में इंटीग्रल रहेंगे। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर इस तरीके से आप समझो, जैसे कि यहाँ पर चेक होता है, हमारा चेक होता है। चेक के अंदर हम कुछ अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 लाख अमाउंट लिख दिया। अब ये 1 लाख अमाउंट हमको कैश करने हैं, तो कैश करने से यहाँ पर हमारा चेक होता है, ये तो एक कागज का टुकड़ा है, तो इसको हम कैश करेंगे। तो कैश हमारा बैंक में जाके हम कैश करेंगे, बैंक में जाके इसको हम कैश करेंगे। बैंक में जाके यहाँ पर हमको कैश करेंसी मिलेगी, हमारे रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे कागज के टुकड़े में हमने कुछ अमाउंट लिखा था, ये बैंक में जाके हमने इसको कैश कर लिया, इसको हमने कैश रुपये में कन्वर्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर NADH2 और FADH2 रहेंगे, ये हमारे एनर्जी के चेक हैं, ये हमारे एनर्जी के चेक हैं। FADH2 एंड NADH2 ये हमारे एनर्जी के चेक हैं। ये क्या है? एनर्जी के चेक है। इसको कैश करने के लिए, इसमें से एनर्जी निकालने के लिए, इसमें से एटीपी निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा ईटीएस के अंदर। ईटीएस क्या है? हमारा एक टाइप का बैंक है। ईटीएस हमारा एक टाइप का बैंक समझ लो। ईटीएस में हमारा ये FADH2 और NADH2 एनर्जी सप्लाई करेंगे और इसमें से हमको एटीपी मिलेंगे। यहाँ पर हमारा एटीपी का जनरेशन होगा। क्या होगा? एटीपी यहाँ पर बनेंगे। तो ये एटीपी क्या है? ये हमारा कैश एनर्जी है, कैश एनर्जी है। तो इस वजह से इसको हम एटीपी को एनर्जी का करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी का करेंसी बोलते हैं। ये हमारा एनर्जी का करेंसी रहता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है,
इसके अंदर ये हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरीके से होगा इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिंक रिएक्शन के दौरान NaDH2 मिला, तो ये NaDH2 क्या करेगा, NaDH2 इसके, जैसे कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर 3 दिखा है, बट यहाँ पर एक NaDH2 ले लेते हैं, एक NaDH2 ले लेते हैं। अब ये NaDH2 का ब्रेकडाउन होगा, NaDH2 का क्या होगा, NaDH2 का ब्रेकडाउन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, और आगे हमारे ये जो भी फिर से डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगी क्रेब्स साइकिल में, तो उस दौरान फिर से इसका रिडक्शन वगैरह होने वाला है। बट ये यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर हमारा फर्स्टली जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 इसको कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर डालेगा, कॉम्प्लेक्स 3 इसको आगे डालेगा, जो कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा इसके अंदर डालेगा। कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन NAD में से निकले हैं, जो जिसके पास एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 में पहले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 में से जाएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर FADH2 रहेगा, तो FADH2 इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कॉम्प्लेक्स 2 में, कॉम्प्लेक्स 2 में से ये जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 2 में से ये जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स 3 में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 में से ये कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है, इससे दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे से तीसरे कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस वजह से इसको हम ATS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोलेंगे। और ये सिस्टम है तो ये बहुत सारे चीजों से मिलके बनता है। जिस तरीके से हम ह्यूमन में बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, तो ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारा माउथ रहता है, फेरिंग्स रहता है, ओरल कैविटी रहती है, इसोफेगस रहता है, स्टमक, इंटेस्टाइन रहता है जिसमें स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद रेक्टम, एनस, तो ये इसके अलावा हमारी कई सारी ग्लैंड भी रहती हैं। तो ये हमारा पूरा सारे ऑर्गन मिलके हमारा एक सिस्टम बनेगी जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सेम इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसके अंदर ओवेरीज रहेंगे, यूटेरस रहेगा, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटलिया रहेगा, सर्विक्स रहेगा, ब्रेस्ट रहेंगे। तो ये सारे चीजें मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने वाला सिस्टम जिसको हम ETS बोलते हैं, तो ये भी बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है जिसमें 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 इस तरीके से इसको हम नाम देते हैं। इसको आगे भी हम, और इसके जो एक्चुअल में नाम होते हैं इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे हमारा ये जो पार्ट है इसको हम कट करके, ये जो पार्ट है इसको कट करके हम यहाँ पर दिखाएंगे, और इसके बाद हम ये जो पूरे सिस्टम है इसको हम समझने वाला है। ये पूरी सिस्टम है इसको हम समझने वाला है। इसके अलावा ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स होता है, एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजोम्स। यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। इसमें 2 पार्टिकल होते हैं, F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, जिसको हम ऑक्सीजन या F0 F1 पार्टिकल बोलेंगे, F0 F1 पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं ATP सिंथेस, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स रहेगा ये इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स 5 है, तो कॉम्प्लेक्स 5 जिसको हम ATP सिंथेस भी बोलेंगे, F0 F1 पार्टिकल भी बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजोम्स। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है जो कि ATP का सिंथेसिस करेगा, इस वजह से इसको ATP सिंथेस वगैरह बोला जाता है। अब यहाँ पर इसको हम कट लेके हम समझते हैं इसको अच्छे तरीके से, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सपोज दैट आप यहाँ पर ये समझ लो, जैसे कि ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को भी हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है।
क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरीके से टीएस लिया, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे प्रोटीन, सॉरी यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमने इसका टीएस लिया है। तो ये हमारा जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को हमने थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके इसकी 2 मार्जिन बनाया है। ये हमारा पूरा, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन रहेगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा आउटर मेम्ब्रेन रहेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन। यहां पर आप समझो, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, सॉरी इसको ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। अब ये इनर मेम्ब्रेन में हम देखेंगे, ये हमारा, हमने इसको बड़ा करके दिखाया। ये हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को हमने इसको बड़ा करके दिखाया। ये हमारा इंटर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन के बीच हमारा जो स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो ये हमारा हो गया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड हमारा दूसरा स्पेस होता है जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। इसको आप इस तरीके से समझो, इसको, ये हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन। तो ये आपको समझ में आगे हो गए। अब ये इसके अंदर 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे, 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स रहेंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। फर्स्टली आप यहां पर समझो, फर्स्टली यहां पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, फर्स्टली यहां पर कॉम्प्लेक्स 1, इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2, इसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2, इसके बाद तीसरा कॉम्प्लेक्स 3, तीसरा कॉम्प्लेक्स 3, तीसरा यहां पर, इसको हम थोड़ा सा, तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3, इसके बाद फोर्थ हमारा कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4, यहां पर फोर्थ हमारा कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट हमारा एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलेंगे। तो ये, इसको हम ब्लैक पेन से दिखाते हैं। यहाँ पर फिफ्थ हमारा कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पर इसको हम दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्टली कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 ब्लैक पेन से दिखाए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 कहाँ पर रहता है, तो हमारा जो इनर मेम्ब्रेन रहता है, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड ये इंटीग्रल रहता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, फर्स्ट हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 दिखा देते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पर हमने ग्रीन पेन, सॉरी रेड पेन से लिखा है। तो कॉम्प्लेक्स, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 3, ये समझ लो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 को हम कॉम्प्लेक्स 3 के नीचे दिखाते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 हमने ग्रीन पेन से लिखा है। तो यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 को यहाँ पर हम दिखाते हैं। इसको हमने, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 4। ये कौन सा, कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर हमारा एक कॉम्प्लेक्स 5 रहता है, कॉम्प्लेक्स 5 रहता है, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमारा
कॉम्प्लेक्स 5 है। इस तरीके से हमारे 5 कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स 1 है। इसके बाद ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, ये आपको ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, सॉरी कॉम्प्लेक्स 3 है। सेकंड वाला हमारा जो यहाँ पर हमने लिखा है ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 को हमने 3 के नीचे दिखाया है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 ये सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 ये हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 ये हो जाएगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4। इसके बाद ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5 हो गया, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम 20 से दिखा देंगे, तो ये हमारा है कॉम्प्लेक्स 5। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फर्स्टली कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोलेंगे NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस, इसको हम बोलेंगे NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोलेंगे NaDH2, इसका एक्चुअल में नाम है NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस, NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस। और ये मिलके बनता है, इसके अंदर ये दो चीजों से मिलके बनता है, एक FMN, ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम बोलेंगे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसका फुल फॉर्म है। एक FMN से बनता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ FMN एंड FES। ये FES क्या है? FES हमारे एक टाइप के आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, ये आपको समझना है। FES क्या है? FES है हमारे आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। FMN हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड जिसको हम बोलेंगे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों से मिलके बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो ये किस में रहेगा? FMN, तो ये FMN हो गया, और इसके बाद ये बनेगा FES से, FES, ये दो चीजों से मिलके बनता है, एक FES और दूसरा FMN। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, जिसको हम बोलेंगे NaDH2। कॉम्प्लेक्स 1 को हमने क्या बोला था? NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि ये आगे हम देखेंगे NaDH2 का डिहाइड्रोजिनेशन करने वाला है, इसमें से हाइड्रोजन निकालने वाला है, या इसमें से इसका रिडक्शन करने वाला है, तो इसको हम NaDH2 रिडक्टेज या NaDH2 डिहाइड्रोजिनेस इसको बोलेंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 को हम बोलेंगे FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, या तो हम इसको बोलेंगे FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, या इसको हम बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, या इसको हम बोलेंगे सक्सिनेट। हमारा जो सक्सिनिक एसिड रहता है, इसको ये इसका डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है, तो इसको हम बोलेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो कि मिलके बनता है एक FAD से। इसके अंदर एक FAD रहता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ FAD एंड इसके अंदर FES, फिर से आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन रहेगा, एक FES और दूसरा FAD रहेगा। FAD यानी कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड जिसको हम बोलेंगे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 को हम दिखा देते हैं। ये बनेगा FAD, एक FAD और दूसरे यहाँ पर रहेगा FES, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स 3 को हम बोलेंगे साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 ये दोनों रहते हैं, और इसके साथ साथ एक और चीज रहेगी, ये हमारा FES तो रहेगा ही, FES यानी कि आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा? एक हमारा यहाँ पर हम इसको लिखे तो इसमें एक हमारा रहेगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B को हम दिखाते हैं CYT से आप समझ लेना है, साइटोक्रोम B रहेगा। एक हमारा इसमें FES रहेगा, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन रहेगा, और तीसरा यहाँ पर रहेगा, एंड तीसरा हमारा यहाँ पर रहेगा साइटोक्रोम C1
C1। तो ये तीन चीजों से मिलके बनता है, कॉम्प्लेक्स 3 मिलके बनता है तीन चीजों से। इसके अंदर फर्स्टली यहाँ पर रहेगा साइटोक्रोम बी रहेगा, ये साइटोक्रोम बी। इसके बाद FeS आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, और इसके बाद यहाँ पर रहेगा साइटोक्रोम C1। तो ये साइटोक्रोम C1 हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 मिलके बनता है, इसको हम पहले तो बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि ये आगे हम बात करेंगे। साइटोक्रोम जो C रहता है इसका ऑक्सीडेशन करवाता है, सो इस वजह से साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसके अंदर 4 चीजें रहती हैं, ये 4 चीजों से मिलकर बनता है। एक इसमें रहेगा, 2 इसमें कॉपर सेंटर रहेंगे जिसको हम कॉपर सेंटर A और कॉपर सेंटर B बोलेंगे, और दूसरा इसमें साइटोक्रोम A एंड A3, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 दोनों रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इसके अंदर 4 चीजें रहेंगी। 4 चीजों में कॉपर सेंटर, फर्स्टली यहाँ पर कॉपर सेंटर B रहेगा, सॉरी कॉपर सेंटर A रहेगा, फर्स्टली कॉपर सेंटर A रहेगा। इसके बाद रहेगा साइटोक्रोम A रहेगा, इसके बाद साइटोक्रोम A3 रहेगा, और लास्ट में कॉपर सेंटर B रहेगा। तो इसमें 2 कॉपर सेंटर A और कॉपर सेंटर B। ये भी हमारे एक टाइप के कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन रहते हैं, कॉपर जिसके अंदर होता है ऐसे हमारे प्रोटीन रहेंगे। और साइटोक्रोम ये भी हमारे एक टाइप के प्रोटीन टाइप रहते हैं साइटोक्रोम। तो ये साइटोक्रोम A एंड A3 एंड 2 कॉपर सेंटर A एंड कॉपर सेंटर B, इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमारा कॉपर सेंटर A, इसके बाद साइटोक्रोम A, इसके बाद साइटोक्रोम A3, इसके बाद कॉपर सेंटर B। इस तरीके से यहाँ पर हमारे 4 चीजें रहेंगी, कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर सेंटर B। ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के चारों जो कॉम्प्लेक्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ETS के अंदर पार्टिसिपेट कितने कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स करते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ये आपको लिखना है। कॉम्प्लेक्स 5 रहता है, ये ETS के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये ओनली हमारे ATP को बनाता है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन रहेंगे इसको आगे मैट्रिक्स के अंदर लाएगा। इसको हम आगे समझते हैं, अभी के लिए आप इतना समझो। अब यहाँ पर फर्स्टली क्या होगा, तो फर्स्टली यहाँ पर हमारा जो हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल होता है, और क्रेब साइकिल में आपको पता है NADH2 बनते हैं, NADH2 और FADH2 बनते हैं। फर्स्टली यहाँ पर NADH2 की बात करें तो यहाँ पर NADH2 ये हमारे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब एनर्जी स्टोर होगी तो ये फर्स्टली ये हमारे कॉम्प्लेक्स 1 के जब कांटेक्ट में आएंगे NADH2, यहाँ पर NADH2 जब हमारे कॉम्प्लेक्स 1 के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये NADH2 में से बन जाएंगे NAD+, ये बन जाएंगे NAD+, इसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, H+ यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर करवाता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स 1 इसको एक्सेप्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स 1 में भी स्पेशली हमारा फर्स्टली जो यहाँ पर रहेगा इसको हम बोलेंगे FMN, यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसको एक्सेप्ट करेगा और इसको जाने देगा FeS की ओर। अभी ये फर्स्ट प्रोसेस हमारे कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर हो रही है, ये हमारी जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन FMN के पास से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे FeS के पास आएंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। किसके ऑक्सीडेशन से हुआ, तो यहाँ पर हमारे NADH2 के ऑक्सीडेशन, NADH2 कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज होकर ये कन्वर्ट हो गया NAD+ में। अब ये NAD+ बना, ये फिर से हमारे क्रेब साइकिल में जाएगा, और जहां पर भी ये डीहाइड्रोजिनेशन होगा तो वहां से जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक्सेप्ट करके फिर से इसका रिडक्शन होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। बट फिर से ये साइकिल में एंटर करके इसका रिडक्शन करवाएगा और फिर से हाइड्रोजन वगैरह लाएगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 इसके इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आ गए, कॉम्प्लेक्स 1 में फर्स्टली FMN के पास आ गए, FMN में से ये FES के पास आ गए। अब ये FES भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, FES भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, FES भी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इसमें से निकाल देता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 में से ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रहेगा जिसको हम बोलेंगे UQ यानी कि यूबिक्विनोन, UQ यानी कि यूबिक्विनोन, आपको समझना है UQ, इसको हम बोलेंगे यूबिक्विनोन, ये हमारा यूबिक्विनोन एक टाइप का हमारा कीटोन बॉडी है, इसके अंदर कीटोन है, कीटोन ग्रुप रहेगा, तो ये हमारा UQ जिसको हम बोलेंगे यूबिक्विनोन। अब ये UQ इसको 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, UQ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा UQH2, ये बन जाएगा UQH2। किसके पास से, कॉम्प्लेक्स 1 के पास से 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर यूबिक्विनोन रहते हैं और यूबिक्विनोन ने इसको एक्सेप्ट किया। यूबिक्विनोन में जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो यूबिक्विनोन का क्या हुआ, यूबिक्विनोन का यहाँ पर रिडक्शन हो गया, यूबिक्विनोन का रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड होना यानी कि रिडक्शन होना, तो यूबिक्विनोन का जब रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा UQH2 जिसको हम बोलेंगे यूबिक्विनोल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यूबिक्विनोल, ये हमारा हो गया यूबिक्विनोल, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन UQ के अंदर ऐड होते हैं तो ये UQH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाए जिसको हम बोलेंगे यूबिक्विनोल, ये हमारा एक टाइप का अल्कोहल है। अब ये UQH2 भी ये इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है, ये भी आगे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 है, इसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को ये दे देगा और कॉम्प्लेक्स 3 को फर्स्टली इसमें एक्सेप्ट रहेंगे, ये हमारे साइटोक्रोम B रहेंगे, साइटोक्रोम B 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर साइटोक्रोम B 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे जो कि UQH2 के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन UQH2 निकाल देगा और साइटोक्रोम B जो कि किस में प्रेजेंट है, हमारे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये यूबिक्विनोन ने पास कर दिए कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 में फर्स्टली इसका एक्सेप्टर रहेगा हमारा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B भी आगे इसको आगे जाने देगा, तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसके अंदर हमारा ये आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन रहते हैं, इसके अंदर ये आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे FES के पास, FES के पास से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और ये साइटोक्रोम C1 के पास आ जाएंगे, साइटोक्रोम C1 भी ये कॉम्प्लेक्स 3 में से बाहर निकलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ पर एक एक्सेप्टर रहेगा, इसको हम बाद में समझते हैं। अभी यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 में ये हमारा NaDH2 का ऑक्सीडेशन हो गया, बट यहाँ पर हमारे FADH2 का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, FADH2 का ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पर FAD, यहाँ पर आप समझो तो जैसे कि हमारे ये कॉम्प्लेक्स 2 है तो कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर हमारा FAD यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर हमारा FAD यहाँ पर प्रेजेंट है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा क्रेब साइकिल चलता है तो क्रेब साइकिल के दौरान आपको पता है सक्सिनिक एसिड जो रहता है, क्रेब साइकिल के दौरान हमारा सक्सिनिक एसिड जो रहता है, सक्सिनिक एसिड इसका 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और सक्सिनिक 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इस सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा और सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो ये फ्यूमरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, फ्यूमरिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ पर सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन होने से ये फ्यूमरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और ये किस में होता है, ये हमारे क्रेब साइकिल में होता है और ये क्रेब साइकिल में जब होता है तो ये हमारे कांटेक्ट में रहता है, हमारा ये कॉम्प्लेक्स 2 के कांटेक्ट में होता है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में हमारा ये स्टेप होता है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स 2 में हम देखें तो कॉम्प्लेक्स 2 को हमने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स 2 को हमने नाम दिया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि ये सक्सिनिक एसिड का क्या करवाता है, डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है और इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, FAD में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक्सेप्ट सक्सिनिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, FAD एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमको जरूरत है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पर रहेंगे तो इसको एक्सेप्ट करेगा और ये बन जाएगा FADH2, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FADH2
इस तरीके से ये बन गया FADH2, FAD में से FADH2 बन गया। और ये फिर से यहाँ पर FADH2 इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा FES के पास। कॉम्प्लेक्स 3 में FADH2 का फिर से ऑक्सीडेशन होगा और ये FADH2 का ऑक्सीडेशन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन FES के पास चले जाएंगे और ये फिर से FAD बन जाएगा। और इसमें हमारे जो भी हाइड्रोजन रहेंगे ये भी यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर हाइड्रोजन भी रहेंगे, तो यहाँ पर 2H+ भी यहाँ पर रहेंगे। इस तरीके से हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पास कर देगा FES के पास। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास पास करेगा, तो ये FES के पास करेगा। FES किस में है, तो हमारे कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। अब आगे हमारा ये जो FES रहेगा, आगे हमारा ये जो FES रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर यूबिक्विनोन रहेगा, फिर से यहाँ पर यूबिक्विनोन रहेगा, फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हमारे FES, तो इसको एक्सेप्ट यूबिक्विनोन कर देगा और एक्सेप्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यूबिक्विनोन कन्वर्ट हो जाएगा UqH2 के अंदर, UqH2 यानी कि यूबिक्विनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से ये UqH2 भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा हमारे कॉम्प्लेक्स 3 में। ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है तो कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर डालेंगे तो फर्स्ट इसका एक्सेप्टर रहेगा साइटोक्रोम B। इसके बाद साइटोक्रोम B FES को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, FES साइटोक्रोम C1 को दे देगा। और इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स 3 भी इलेक्ट्रॉन को रखता नहीं है, आगे ये भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो ये हमारे जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन के जो आउटर जो बॉर्डर है, आउटर यहाँ पर जो रीज है, तो ये आउटर बॉर्डर पे यहाँ पर हमारा रहेगा एक साइटोक्रोम, जिसको हम बोलेंगे साइटोक्रोम C। ये हमारा साइटोक्रोम C रहेगा। और ये साइटोक्रोम C जो रहेगा, साइटोक्रोम C यहाँ पर हमारा जो साइटोक्रोम C रहेगा, साइटोक्रोम C रहेगा, ये हमारा मोबाइल है। क्या है, मोबाइल है। ये हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की आउटर बॉर्डर पे ये कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच घूमता रहता है। यहाँ पर ये पहले कॉम्प्लेक्स 3 पर होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये घूम के आएगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 ये सारे फिक्स है, इसकी जगह पर फिक्स है। बट ये साइटोक्रोम इसमें से जो कॉम्प्लेक्स 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये आ जाएगा किसके ऊपर, साइटोक्रोम C आ जाएगा यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर। यहाँ पर साइटोक्रोम C इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करके आ गया किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर, कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम C को ऑक्सीडेशन करवाता है, साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन करवाता है। ऑक्सीडेशन यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये साइटोक्रोम C में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये फिर से साइटोक्रोम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और फिर से ये साइटोक्रोम को जाने देगा जो हमारे कॉम्प्लेक्स 3 रहेंगे इसके ऊपर। फिर से ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। फिर से ये साइटोक्रोम C का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, फिर से ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गए। फिर से ये इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर और कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 को इसके 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कॉम्प्लेक्स 4 में फर्स्टली एक्सेप्ट करने वाला कौन है, एक्सेप्ट करने वाला हमारा कॉपर सेंटर A इसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर दे देता है साइटोक्रोम A को। साइटोक्रोम A इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये दे देगा साइटोक्रोम A3 को। साइटोक्रोम A3 भी ये अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, ये कॉपर सेंटर B को दे देगा। अब कॉपर सेंटर B के बाद इलेक्ट्रॉन थक गया है, इसमें कोई भी एनर्जी अब बाकी नहीं है। सारे जितने स्टेप थे वहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी, एनर्जी थी, तो ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी वहां पर लूज करके आता है। अब यहाँ पर इसके पास कोई भी एनर्जी बची नहीं है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को फाइनल एक्सेप्ट करने वाला एक मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने हाफ दिखाया है क्योंकि हमारे इक्वेशन के लिए इक्वेशन को समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर से कॉपर सेंटर B यानी कि हमारा जो
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके ये वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा, H2O बना लेगा। अब यहाँ पर H2O बनने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है इसके अंदर हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर 2H+ और 1/2 O2 ये दोनों मिलके इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ETS के अंदर से आएंगे और ये H2O बना लेंगे। किसके अंदर H2O बनेगा, तो हमारे मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स की जो यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन की इनर बाउंड्री है इसके अंदर हमारा H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन हमने देखा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से जाता है। फर्स्टली यहाँ पर NAD की बात करें तो NAD के अंदर यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आया, फिर कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर आया, कॉम्प्लेक्स 3 में से साइटोक्रोम C ने इसको उठा के लाया कॉम्प्लेक्स 4 के ऊपर, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आया, तो कॉम्प्लेक्स 4 में से यहाँ पर इसका बाहर निकल के इसको फाइनल एक्सेप्टर, इसका फाइनल एक्सेप्टर कौन है, तो ऑक्सीजन। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर, तो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको लिखना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखना है। अब यहाँ पर ये NADH2 का हमने दिखाया है। अगर FADH2 की बात करें तो FADH2 के अंदर यहाँ पर हमारा ये FADH2 बना, ये कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर बनेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके कॉम्प्लेक्स 2 में से यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 में आएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 में से इस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 में आएंगे, साइटोक्रोम C इसको कॉम्प्लेक्स 3 में लाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा FADH2 का इलेक्ट्रॉन का ये पाथवे है, ये हमारा NADH2 का इलेक्ट्रॉन का पाथवे है, ये आपको समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। ये हमारे चारों कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन आपको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर ये आपको याद रखना है, एक तो ये चारों कॉम्प्लेक्स जिसके नाम NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 का सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, और ये किससे मिलके बनते हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 2 यूबिक्विनोल के जो मॉलिक्यूल रहते हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। यूबिक्विनोल के मॉलिक्यूल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसको कॉम्प्लेक्स 3 में डालेंगे, और कॉम्प्लेक्स 2 में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये भी कॉम्प्लेक्स 3 में डालेंगे। तो ये आपको यूबिक्विनोल और यूबिक्विनोन ये भी आपको समझना है। यूबिक्विनोल का रिडक्शन फॉर्म, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो ही ये यूबिक्विनोल बनेगा। यूबिक्विनोल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तभी ये यूबिक्विनोल बनेगा। इसके बाद साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C हमारा एक मोबाइल यहाँ पर प्रोटीन है, मोबाइल प्रोटीन है, और मोबाइल प्रोटीन होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में से कॉम्प्लेक्स 4 की ओर लाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 की ओर लाएगा। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर ATP कैसे बनते हैं, ATP यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर हमने आगे बात किया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हम बात करें तो हमारा एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है। एटीपी सिंथेसिस यहाँ पर हमने आगे बात किया था, आगे कहीं ना कहीं इसको हमने डिस्कस किया है कि हमारा एक NADH2 का मॉलिक्यूल, एक हमारा NADH2 का मॉलिक्यूल, या आप इसको NADH+H+ भी बोल सकते हो। तो ये NADH2 का एक मॉलिक्यूल 3 ATP बनाएगा, 3 ATP बनाएगा, और एक FADH2 का एक मॉलिक्यूल, FADH2 का एक मॉलिक्यूल ये बनाएगा 2 ATP, ये 2 ATP बनाएगा। तो इसको हम समझते हैं ये क्यों होता है, क्यों एक NADH2 का मॉलिक्यूल क्यों 3 ATP बनाता है और FADH2 का क्यों 2 ATP बनाता है, इसको हम समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर आ गए। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर हमारे दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो हमारे जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन है इसको उठा के ये ला देगा कॉम्प्लेक्स 1 में, फिर इस कॉम्प्लेक्स 1 में से ये ला देगा यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन रहेंगे, 4 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे या प्रोटॉन रहेंगे, तो ये प्रोटॉन को उठा के फेंक देंगे यहाँ पर हमारे जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है इसके अंदर। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आ गए। ये हमारे
कॉम्प्लेक्स 1 में ये प्रोसेस होगी। कॉम्प्लेक्स 1 जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसमें से 4 हाइड्रोजन चले जाएंगे हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की ओर, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की ओर 4 हाइड्रोजन चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा, तो इसमें कुछ एनर्जी यूज होगी और यहाँ पर भी हमारे 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 प्रोटॉन रहेंगे। यहाँ पर भी हमारे 4H प्लस रहेंगे, यहाँ पर भी हमारे 4H प्लस रहेंगे। ये 4H प्लस लाएगा हमारे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ये कॉम्प्लेक्स 3 का काम है। कॉम्प्लेक्स 3 4H प्लस को लाएगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। किस में से लाएगा? तो मैट्रिक्स में से उठा के ला के रखेगा ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ये कौन? कॉम्प्लेक्स 3। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो FADH2 रहेगा इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर ही हो रहा है, ये यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। हमारे NADH2 का जो ब्रेकडाउन रहेगा ये मैट्रिक्स में, इसके जो इनर मेम्ब्रेन रहेंगे, इनर मेम्ब्रेन के बाउंड्री पे यहाँ पर हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स रहेगा इसके इनर बाउंड्री पे होगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसके जो हाइड्रोजन रहेंगे वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, यहाँ से इसको उठा के फेंक देगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की ओर, और यहाँ से ये जब पास होगा तो भी यहाँ पर कुछ चार्ज लेगा। आप इस तरीके से समझो, जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 ने इसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्ज होता है, ये चार्ज 4H प्लस के रूप में लिया और इसको फेंक दिया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। सेम इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 3 ने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चार्ज लिया, तो ये चार्ज लिया 4H प्लस के रूप में और इसको लाके रख दिया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ऐसा हमारा कॉम्प्लेक्स 2 नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स 2 में यहाँ पर कोई भी 4H प्लस या 2 हाइड्रोजन या जो भी प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में नहीं रहेगा। बट यहाँ पर हमारे जो कॉम्प्लेक्स 4 रहेगा, कॉम्प्लेक्स 4 में फिर से ये पूरी प्रोसेस होती है। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर हमारे 2H प्लस रहेंगे, 2H प्लस को यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की ओर लाएंगे, तो यहाँ पर 2H प्लस यहाँ पर फिर से आ गए। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे बहुत सारे हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुआ है, बहुत सारे हाइड्रोजन एक्यूमुलेशन हुआ है। अब ये बहुत सारे हाइड्रोजन यहाँ पर बनेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आप समझ लो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे H प्लस यहाँ पर बहुत सारे H प्लस बन गए, यहाँ पर बहुत सारे H प्लस ऐसे बन गए। तो ये H प्लस को आगे यहाँ पर ग्रेडियंट फॉर्म होगा, ग्रेडियंट फॉर्म होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से निकल के चले जाएंगे यहाँ पर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारे जो प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म करेगा, और ग्रेडियंट फॉर्म करेगा तो ये हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 इसमें काम आएगा और कॉम्प्लेक्स 5 काम आएगा। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस यह इसका दूसरा नाम है, इसको हम F1 पार्टिकल भी बोलेंगे, F1 पार्टिकल। इसके अलावा इसका नाम है ऑक्सीजोम्स। इसका काम क्या है? तो यहाँ पर F1 पार्टिकल रहेंगे, यहाँ पर जो F0 पार्टिकल रहेंगे, ये हमारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंटेग्रल रहेंगे, इंटेग्रल इन इनर मेम्ब्रेन। और जो F1 पार्टिकल रहेंगे ये हमारे बाहर रहेंगे मैट्रिक्स की ओर, यानी कि फेस टूवर्ड मैट्रिक्स की ओर इसका फेस रहेगा। तो यहाँ पर आप समझो, जैसे कि ये हमारे F0 पार्टिकल है, ये हमारे F0 पार्टिकल, और ये हमारे जो F1 पार्टिकल, ये हमारे F1 पार्टिकल। अब यहाँ पर F0 पार्टिकल रहेंगे, इसका काम क्या है? F0 पार्टिकल का काम है H प्लस के लिए, यहाँ पर H प्लस के लिए पैसेज बनाना है। क्या बनाना? पैसेज बनाना, रास्ता बनाना। यहाँ पर जब ग्रेडियंट फॉर्म होगा तो ग्रेडियंट यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए, ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल के फिर से मैट्रिक्स में जाएंगे, तो ये पैसेज बनाना, 2H प्लस के लिए पैसेज बनाना। और यहाँ पर
F1 का काम क्या है, तो F1 के पास ऐसे एंजाइम रहते हैं, यहाँ पर एटीपी को सिंथेसिस करने के लिए एंजाइम रहते हैं। सो ये F1 घूमेगा और घूम के ये बना लेगा एटीपी। सो यहाँ पर F1 का काम है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। ये आपको एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आना चाहिए। F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, इसको ये भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्यूमुलेट हुए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएंगे मैट्रिक्स की ओर। यहाँ पर ग्रेडियंट फॉर्म हुआ तो हमारे हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन सारे रहेंगे ये, जैसे कि यहाँ पर 2H+ हम बात करें तो 2H+ ये उठा के रख दिया फिर से मैट्रिक्स में, 2H+ को फिर से उठा के रख दिया मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में जब हमारा ये F0 में से निकल के F1 में जाएगा तो हमारा F1 पार्टिकल घूमेगा, और घूमेगा तो यहाँ पर ग्रेडियंट से जो भी एनर्जी मिली है, ये एनर्जी यहाँ पर ये यूज कर लेगा एटीपी सिंथेसिस के लिए। एटीपी सिंथेसिस के लिए यहाँ पर एक एडीपी का मॉलिक्यूल रहेगा प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है। इन दोनों का यूज करके ये बना लेगा एटीपी, इन दोनों का यूज करके ये बना लेगा एटीपी। इस तरीके से हमारा एटीपी सिंथेसिस होगा। ये किसके अंदर होगा, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो हमारा ये ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल है इसमें होगा। इस तरीके से हमारा ये एटीपी सिंथेसिस होगा। और ये 4H+ इसमें एक्यूमुलेट हो गए, फिर ये एक्यूमुलेट हो गए तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जो यहाँ पर हमारा जो पानी का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल बना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर यूज हो गए। अब आपको इस तरीके से ये पूरा एटीपी सिंथेसिस किस तरीके से होता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और इसके बाद 3 ATP और 2 ATP की बात करें तो यहाँ पर एक NADH2 का मॉलिक्यूल रहेगा। जैसे कि यहाँ पर NADH2 का मॉलिक्यूल है तो ये जितने कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, ये 3 कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और तीनों में हमारे जो 4H+ रहेंगे, ये 4H+ इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 1, 2 और तीनों जगह पे हमारे H+ एक्यूमुलेट हुए, तो यहाँ पर 3 ATP बनेंगे। और यहाँ पर हम देखें FDH2 में, तो FDH2 में यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे मैट्रिक्स में से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में नहीं आ रहा है, तो इसके पूरे रास्ते में ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में। तो यहाँ पर इसके रास्ते में हम देखें तो 2 जगह पर हाइड्रोजन अंदर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर 2 ATP बनेंगे। कितने ATP बनेंगे, FADH2 से 2 ATP बनेंगे और NADH2 से 3 ATP बनेंगे, NADH2 से 3, FADH2 से 2 ATP बनेंगे। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो NADH2 रहेंगे, NADH2 के टोटल कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 10 मॉलिक्यूल। तो इसकी वजह से NADH2 की वजह से कितने हमारे ATP सिंथेसिस होते हैं। इसके अलावा हमारे जो FADH2 रहेंगे, FADH2 की वजह से कितने ATP रहेंगे, इसको आगे हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसमें से आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आपको कमेंट में कमेंट करना है, इसको और अच्छे तरीके से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।